ये हर बार लड़की को ही क्यों कुर्बानी देनी पड़ती है? मैं ही क्यों? मुझे नहीं करनी उस खड़ूस से शादी। पूरे खानदान में आ जाके मेरे लिए वही सड़ू और खड़ूस रह गया है। दिलकश मुंह बनाते बोली, जबकि अब उसकी जुबान मजीद फरावानी से चलनी बाकी थी। थोड़ा कंट्रोल कर लो अपनी इस खराफाती जुबान पर। तुम्हारे दादी ने सुना तो गजब हो जाना है। उसकी वालिदा तबस्सुम बेगम ने उसे चुप कराना चाहा। हाँ, बस मुझे ही चुप करवाते रहना, मेरे साथ ये ज्यादती ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और दादी से कह दे मुझे उनके खड़ूस पोते से शादी नहीं करनी। हर वक्त मुंह पे 12 बजे रहते हैं। मजाल है कि कभी किसी ने उन्हें मुस्कुरा के बात करते देखा हो। हर वक्त सड़ी शक्ल बना के रहते हैं, जिसे रोमांस का भी बिल्कुल नहीं पता। ऐसे बंदे से कोई पागल लड़की ही शादी करेगी। वो तो रुख फेरे अपनी बोलती चली जा रही थी, जबकि ये तक न पता चला उसकी मां अंदर आए फरजाद शाह के इशारे करने पर वहां से जा चुकी थी। और दिलकश के अपने बारे में नादर ख्यालात सुनकर फरजाद के दिमाग की रगें भड़की। वो थी ही कितनी, सिर्फ 18 की। अभी नई नई कॉलेज ज्वाइनिंग थी और उसे रोमांस भी चाहिए था। फरजाद शाह का दिमाग तो सही मानों में घूमा। आज ही दाजी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार उससे किया था, जिस पे वो इनकार कर चुका था। वो उससे 10 साल छोटी थी और वो एक इमेच्योर लड़की को किसी सूरत अपनी बीवी नहीं बना सकता था। लेकिन दाजी की जिद पे वो फिलहाल चुप कर गया और सोचने का वक्त मांगा था। वो यहाँ तबस्सुम बेगम जो उसकी चची जान थी, उनके पास कुछ काम से आया था और अब यहाँ आके उसका दिमाग घूम रहा था। बस फैसला हो गया, अब मुझे कोई मजबूर ना करे इस हिटलर से शादी करने के लिए। वो पलटी थी कि उसके अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। हलक ने जैसे कुछ कहने से ही इनकार कर दिया। उसे अपनी आवाज हलक में दबती हुई महसूस हुई। सामने ही वो जल्लाद हिटलर खड़ा उससे ही घूरे जा रहा था। क्या बकवास कर रही थी? फिर से बोलना। वो 2 कदम का फासला तय करता माथे पर बल डाले उसके पास हुआ। नहीं तो कुछ भी नहीं। वो घबरा के 4 कदम पीछे हटी। बाहर जोर से बादल गरजे थे। वैसे ही बादल दिलकश के अंदर भी गरज रहे थे। तुम्हें शर्म लिहाज है या नहीं? क्या खराफात दिमाग में पाल रखी हैं? तुम्हारी एज है इन सब बातों की? वो उसे हमेशा की तरह गुस्से से लिताड़ रहा था। एज तो मेरी शादी की भी नहीं। वो पीछे होते उससे काफी फासले पे हो चुकी थी, लेकिन किसी को वो दिखाई नहीं देता था। वो दूर जाते भी अपनी जुबान के जौहर दिखाने से बाज ना आई। तुम्हें तो मैं शादी के बाद तीर की तरह सीधा करूंगा। बहुत परपुरजे निकल आए हैं। बहुत अच्छे से तुम्हारे कसबल ठीक करूंगा। वो उसे धमकी लगाता पीछे हटा। ऐसे ही ठीक कर लेंगे, मैं डरती नहीं आपसे। उससे काफी फासले पे होने से वो अपनी बात जारी रखे हुए थी। ये और बात थी कि जुबान लड़खड़ा रही थी। डरना क्या होता है, शादी की पहली रात तुम्हें बताऊंगा। चची जान, चची जान। वो वहीं से तबस्सुम बेगम को आवाजें लगाता उन्हें बाहर बुलाने लगा। क्या हुआ फरजाद बेटा? वो घबराते हुए बोली। चची जान, आप इसे तैयार करें, मेरा निकाह इससे आज ही होगा। दादी को भी बता देता हूँ और अपनी रजामंदी भी दे देता हूँ। आप तैयारी करें। वो पल में फैसला कर गया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं करूंगी आपसे निकाह। वो गुस्से से बोलती उसके पास चली आई। फरजाद ने बमुश्किल खुद पे काबू पाया। चची जान, अगर इसने कोई भी बखेड़ा डाला तो इससे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस बार माफी नहीं मिलेगी। वो उसे वार्न करता लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। अम्मी, मैं कह रही हूं मुझे इस खड़ूस जल्लाद से शादी नहीं करनी। चटाक। तबस्सुम बेगम का हाथ उठा था। वो आंखों में आंसू लिए मां को आंखें फाड़े देखने लगी। तुम बस बेवा माँ की इज्जत को नीलाम कर दो और कुछ नहीं। इस बुढ़ापे में अब तुम मुझे बर्बाद करने पे तुली हुई हो। क्या इस दिन के लिए अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी थी? अल्लाह हमें बेटी की रहमत से नवाजे। वो बेइंतहा दुखी हो रही थी। शौहर की वफात के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैके में ले दे के एक भाई था जो बीवी का गुलाम था। दिलकश उस वक्त 5 साल की थी और एक बेटी के साथ उन्होंने तबस्सुम बेगम को कबूल ना किया। इद्दत के बाद वो वापस अपने ससुराल आ गई और दादी की ख्वाहिश पे हवेली का एक हिस्सा उनके नाम मुख्तस कर दिया गया, जो उनका हक था। पर दादी से तबस्सुम बेगम ने कभी कोई डिमांड ना की, बल्कि वो हर माह एक अच्छा खासा अमाउंट दिलकश के अकाउंट में भेज देते थे।
जो बकौल उनकी एक बेटी होने के नाते उसका हक था। घर का सारा राशन खर्चा दाजी ने ही उठाया हुआ था। शुरू में दाजी ने चाहा कि वो भी बाकी घर वालों के साथ मिलके रहें, लेकिन तबस्सुम बेगम की अना और खुददारी ने इजाजत न दी। वो किसी चीज पे अपना हक नहीं समझती थी। फिर भी दाजी हर तरह का उनका ख्याल रखते थे। और अब सबसे बढ़कर उन्होंने दिलकश के लिए अपने सबसे होनहार पोते फरजाद हसन शाह का इंतखाब किया था। बजाय इसके कि उनकी बेटी अपने दाजी की शुक्रगुजार होती, वो उल्टा अपनी जुबान की जोहर अफशानी दिखा रही थी। अब वो रो रही थी, जबकि पास ही खड़ी दिलकश भी आंसू बहा रही थी। अम्मी, वो उनके घुटनों पे हाथ रखे बैठी थी। वो फिर भी रोए जा रही थी। अम्मी रोएं तो ना। अच्छा कर लूंगी निकाह, बस अब खुश। वो रोते हुए न रूठे अंदाज में बोलती सर झुका गई। मैंने बहुत आजमाइश दी है दिलकश। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद अकेले तुम्हें अपने पास रखा, कोई दर ठिकाना नहीं था। तुम्हारे दादाजी भी ना रखते तो कहाँ जाते हम। ये उनका एहसान था कि उन्होंने हमें पनाह दी। लेकिन अम्मी, बाबा भी तो दादी के बेटे थे ना, फिर उनका भी तो हक था इस जायदाद पे। आप हमेशा ये क्यों कहती हैं कि दादी ने हम पे एहसान किया? क्योंकि तुम्हारे बाबा ने अपना हिस्सा दादी से ले लिया था और अपना अलग कारोबार शुरू किया था, पर वो सारा डूब गया। इसी परेशानी में उन्हें हार्ट अटैक आया, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और हमें उनका दिल आज एक बार शोहर को याद करके फिर बुरी तरह से दुखा था। दिलकश ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। आज पहली बार तबस्सुम बेगम ने उस पर हकीकत आशिकार की थी। काश ना करती, अब तो वो भी अपनी नजरें झुका गई थी। हर चीज उनकी दान की हुई थी। सर से पैर तक वो मुकम्मल उनके एहसान में डूबी हुई थी। उसे शिद्दत से इस बात का एहसास जागा था। झूठी अना और अकड़ दिखा के वो मजीद अपनी नजरों में गिर गई थी। तबस्सुम बेगम ने अपनी बेटी के गाल पे प्यार से छुआ, जहां उन्होंने उसे थप्पड़ मारा था, और फिर अपना हाथ देखा। सर नफी में हिलाती वो बस अफसोस करती रह गई। दिलकश फिर से उनके सीने में छुपी। वो मासूम दुनिया के मकरो फरेब को क्या समझती। उसे तो बस जीवन साथी रोमांटिक सा चाहिए था। एक यही उसकी ख्वाहिश थी, वरना उसे फरजाद से कोई मसला नहीं था। पर जो मसला था वो भी कुछ कम तो ना था। वो कमरे में आता अपनी शर्ट के ऊपरी दो बटन खोल गया। रह रह के उसे दिलकश की बातों पर गुस्सा आ रहा था। न उसके अंदर अदब, लिहाज, तमीज कुछ भी तो ना था। इंतहा दर्जे की बदतमीज लड़की थी, जिसे दाजी ने उसके लिए चुना था, और वक्त होता तो वो उसकी शक्ल भी न देखता। लेकिन अब जब खुद कह के आया था तो पीछे नहीं हटने वाला था। उसे तो वो सीधा कर ही लेता। पहले दाजी से जाके आज ही अपने निकाह का बताना भी था। यही सोचता वो दाजी के कमरे की जानिब बढ़ा। उसका अचानक ये मुद्दा सुनते वो बुरी तरह चौंके। लेकिन फरजाद बेटा, वो तो अभी कुछ दिन पहले ही 18 की हुई है, और इतनी जल्दी? आपने खुद ये ख्वाहिश की थी दाजी। अब मेरी भी यही ख्वाहिश है कि निकाह आज ही होगा, और रुखसती भी आज ही की तारीख में। हसन शाह और सुल्ताना शाह भी दाजी के कमरे में आन मौजूद हुए। दूसरी तरफ मारिया फूफो के दिल में हौल उठने लगे, जो शोहर के एक्सीडेंट में माजूर होने के बाद शाह हवेली आन बसी। उनकी भी एक बेटी थी, नीलमा, जिसके लिए मारिया फूफो की शदीद ख्वाहिश थी कि फरजाद से उसका निकाह हो। पर आज उन्हें यह सब अपने हाथ से निकलता हुआ महसूस हो रहा था। अंदर दाजी के कमरे में बहुत देर से यही बातें हो रही थीं, और फिर फरजाद की बात मान ली गई। कुछ ही देर में निकाह की तैयारी हो रही थी। सुल्ताना बेगम ने फौरन से अपनी खानदानी पोशाक दिलकश के लिए भेजी, और साथ खानदानी जेवरात और भारी भरकम लहंगा भी, जिसे देखते ही दिलकश की आंखों से नीर बहने लगे। उसे बिल्कुल दुल्हनों की तरह सजाया गया था। तबस्सुम बेगम ने अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से सजाया था। उस पे बेनतहा रूप आया। वो उसका माथा चूम गई। मुझे पता है आज मेरी बेटी मुझसे नाराज है, लेकिन आने वाले वक्त में तुम खुद कहोगी कि तुम्हारी अम्मी का ये फैसला सही था। वो बहुत मुतमईन थी और खुश भी। कुछ ही देर में दाजी मौलवी साहब को लिए अंदर दाखिल हुए। उसको बड़ा सा घूंघट उड़ा दिया गया। दिलकश अमन बिनते अमन शाह, आपका निकाह फरजाद शाह वल्द हसन शाह से 1 करोड़ हक महज सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो आंसू पीती हिचकी लेते कबूल है कह गई। आज वो अपने तमाम जुमला हकूक फरजाद के नाम कर गई।
निकाह मुकम्मल होते ही सब दुआ मांगने लगे, मुबारक हो। सब तरफ मुबारकबाद का शोर उठा। क्या उसने चाहा था कि उसकी शादी यूं हो? वो तो बहुत धूमधाम से शादी करना चाहती थी। पहले मंगनी का इरादा था, फिर डेट्स मारने का, दोस्तों से अपनी डेट्स को डिस्कस करना, मंगेतर से गिफ्ट्स लेना, थोड़ा शो मारना, एटीट्यूड शो करना। सब कुछ धरा का धरा रह गया। शादी में मेहंदी भी तो होती थी, वो तो मायूं भी नहीं बैठी, ना कोई मेहंदी लगी। वो अपने सूने हाथ देखती कर्ब से अपनी आंखों से आंसू बहा गई। इंसान सबसे लड़ सकता है, लेकिन अपने नसीबों से नहीं लड़ सकता। माँ की दुआओं तले रुखसत होती वो फरजाद के आलीशान कमरे में पहुंचा दी गई। उसके जहाज साइज बड़े से बेड पे उसे बिठाते सुल्ताना बेगम ने उसका सदका उतारा। वो अपनी कमसिनी की वजह से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। सुल्ताना बेगम ने उसके ना करने के बावजूद भी उसे दूध और जूस पिलाया। वो अपनी ताईजान की मोहब्बत देखती मजीद शर्मिंदा हो रही थी। वो कितनी मोहब्बत कर रही थी, और दिलकश को हमेशा ऐसा ही लगता जैसे वो दिखावा करती हैं। उनके जाने के बाद दिलकश ने पूरा कमरा तनकीदी निगाह से देखा। ये कमरा यकीनन हवेली का सबसे बड़ा और शानदार कमरा था। हर चीज की कीमत उसका मुंह बोलता सबूत थी। बहुत ही आला ज़ौक रखता था। लेकिन शायद शादी के लिए वो अपना ज़ौक बालाए ताक रखे आज एक ऐसी लड़की को अपना के ले आया था जिसे वो देखना भी गवारा नहीं करता था। वो उसे सजा दे रहा था या खुद को, ये तो अब वक्त नहीं तय करना था। काफी वक्त गुजर गया, वो नहीं आया था। अब तो दिलकश के हाथ पैर भी ठंडे होने लगे थे। अपनी सारी बातें उसे याद आ रही थी। ना जाने अब वो क्या करने वाला था उसके साथ। रात का आखिरी पहर था जब वो कमरे में दाखिल हुआ। वो अभी तक उसके बिस्तर पर दुल्हन बनी बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसे यूं अपना इंतजार करते देख वो तंजिया मुस्कुराया। आगे होता अपना कोट उतार के एक तरफ फेंकते वो सामने ही किंग साइज सोफे पे बैठता टांग पे टांग जमा गया। सिगरेट को निकालता वो उसे सुलगाते अपने होंठों में रखता। घूंघट में उस दुल्हन को देख रहा था जो उससे शदीद नफरत करती थी। वो सर झटकने लगा। वो नफरत करती थी तो वो कौन सा उससे इश्क करता था? ये निकाह तो उसने जिद में आकर किया था, उस छटांग भर की लड़की को सीधा करने के लिए जो उसके बारे में कहीं भी कुछ भी बोल देती थी। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन उसने दिलकश से ना कलाम किया ना उसका घूंघट उठाया। दिलकश को वहीं बैठे बैठे अब नींद आने लगी थी। ऐसी सुहागरात का किसने तस्वुर किया था? कम से कम दिलकश ने तो अपनी सुहागरात का बहुत कुछ सोच रखा था। सबसे स्पेशल तो मुंह दिखाई का तोहफा होना था, पर यहां तो दुल्हा ही मनपसंद नहीं था, तो मुंह दिखाई क्या मिलनी थी सिवाय चार तल्ख बातों के। यहाँ आओ। अचानक से दिलकश के कानों से फरजाद की आवाज टकराई तो वो चौंकी और झट से अपना घूंघट उलट दिया। उसका नोखेज खिलता कयामत सा रूप देखता एक पल को फरजाद गुमसुम हुआ। क्या वो वाकई इतनी हसीन थी या उसे लग रही थी? ये असर एक लम्हे का ही था। अगले ही लम्हे वो फिर से उसे पुकार गया। सुनाई नहीं दे रहा? यहाँ आओ। वो अब की बार धाड़ा था। दिलकश सहम के उठती उसके पास जा खड़ी हुई। मेरे जूते उतारो। वो टेबल पे पांव रखता अपना हुक्म सादिर कर गया। मैं? वो हैरानी से अपनी तरफ शहादत की उंगली का इशारा करती पूछने लगी। क्यों? यहाँ कोई और भी है? तुम ही हो ना, तो तुमसे ही कहा है। वो हकारत भरे लहजे में बोला था। दिलकश ने गहरा सांस भरा। क्या आप मुझे खून बहा में लाए हैं? उसके इस अजीब सवाल पे फरजाद के माथे पर बल पड़े। अपनी जुबान को लगाम डालो, वरना। वो गुस्से से खड़ा होता उसके मुकाबिल आया तो वो दो कदम पीछे हटी। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं ये सब बोलूं। वो भी दिलकश थी अपने नाम की एक। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे जवाब दे सको? उसके लहजे की हकारत महसूस करते दिलकश की सुनहरी आंखों में आंसू भर आए। जानती हूं, आपके टुकड़ों पर पली हूं। आपकी नजर में मेरी हैसियत एक मुलाजमा से भी कम होगी। वो आंसू जब्त किए बेलचक लहजे में बोली। काफी समझदार हो। चलो फिर बिना बहस के मेरे जूते उतारो। वो वापस अपनी जगह पे बैठता उसे गहरी निगाहों से देखते बोला। बहुत ही मुश्किल से खुद पे जब्त करते वो नीचे झुक के बैठती उसके जूते के स्ट्रिप्स खोलने लगी। बेख्तियार उसकी निगाह दिलकश के खूबसूरत
नशेबो फराज पे जा ठहरी, जो नीचे बैठकर झुककर उसके जूते उतारते अपनी लापरवाही से अपने दूल्हे को मुकम्मल अपना दीदार करवा चुकी थी। फरजाद ने करंट खाते अपने पैर पीछे किए और झटके से खड़ा हुआ। क्या वाहियात ड्रेस पहना है, इतना खुला गला। शर्म नाम की कोई चीज है तुम में या नहीं? वो भड़का था। अगर वो यूं किसी और के सामने लापरवाही बरतती तो फरजाद हकीकत में उसकी जान ले लेता। उसकी बात पे वो अपनी शर्ट का गला देखती अपने सीने पे हाथ रखे उठ खड़ी हुई। ये तो ताई अम्मी ने दिया है आज। वो अंदर ही अंदर ढेरों शर्मिंदा हुई। उसे खुद भी एहसास हुआ शायद वो कुछ गलत कर गई है। क्या मतलब है इस बात का? मेरी अम्मा की पसंद इतनी वाहियात नहीं हो सकती। वो उसको बाजू से पकड़े झंझोड़ गया। मेरा वो मतलब नहीं था। ताई अम्मी ने कहा था वक्त की कमी है तो वो नाप वाला ड्रेस नहीं। शट अप, चेंज करो इस वाहियात ड्रेस को। ऐसे पारसा बन रही हो जैसे अम्मा तुम्हें लहंगे की जगह बुर्का पहनाती तो तुमने वो भी पहन लेना था। वो उसका हाथ झटके से छोड़ता रुख फेर गया। वो इतने भारी भरकम लहंगे में अपना तवाजुन बरकरार न रख पाई और सीधा काउच पे जा गिरी। अपनी इतनी तौहीन पे दिलकश की आंखों में रुके आंसू अब की बार बहने लगे। वो उन्हें रोक न पाई। बमुश्किल अपनी जगह से उठते वो धीरे धीरे चलते बाथरूम का रुख कर गई। उसे तो ये भी नहीं पता था उसका कौन सा ड्रेस यहाँ रखा गया है। वो बेदेहानी में वहां मौजूद इतने बड़े बाथ में एक ही कबर्ड देखते उसकी जानिब बढ़ती, उसको खोल के देखने लगी थी। लेकिन वहां तो सारे जेंट्स ड्रेसेस थे। वो कौन सा पहनती? अपने आंसू पहुंचती वो रोते हुए वॉश बेसिन की जानिब बढ़ते अपना चेहरा धोने की गर्ज से मुख्तलिफ टैब दबा गई। लेकिन कहीं से भी पानी नहीं आ रहा था। क्या फायदा इतने बड़े बात का जब पानी ही नहीं। वो मुंह बनाती बुड़बड़ाती अब शावर टैप के नीचे खड़ी वहां से कुछ पानी के लिए टैप खोलने लगी। न जाने कैसे उसका हाथ कहाँ जा लगा। रूफ शावर ऑन हो गया। ओह, ये कहाँ से बारिश शुरू हो गई। बंद हो जा। वो ऊपर रूफ शावर से गिरते पानी को देखते उसका टैप बंद करने की कोशिश कर रही थी कि उसके दाएं तरफ से भी शावर से पानी गिरने लगा। उफ, कहाँ फंस गई मैं। वो अपना बड़ा सा दुपट्टा उतार के एक तरफ हैंग करती मुकम्मल भीगे हुलिये में सब टैप्स पर नबर्द आजमा हो चुकी थी। कहीं से तो ये बंद होना ही था। एकदम गर्म पानी की बजाय अब ठंडा पानी आने लगा तो वो लरज उठी। प्लीज बंद हो जा, वरना वो मुझे जाहिल भी कहेंगे। कभी ये सब यूज नहीं किया, क्या करूं मैं। वो गहरा सांस भरते अपने हुलिये से यकसर अनजान टैप के साथ लगी थी। अब तो बाकायदा लरज रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खोलते फरजाद अंदर दाखिल हुआ। अंदर सारे शावर ऑन देखता वो अपनी आंखें फैला गया। पागल हो गई हो क्या? सारे टैप क्यों खोले? वो उसके पास जाता है कि एक टैप को बंद करते बोला। इतने में वो खुद भी शावर के नीचे खड़ा भीग गया। मुझे नहीं पता कैसे ऑन हुए। वो लरसते हुए सीने पे बाजू बांधे बोली थी। उसे बुरी तरह ठंड लग रही थी। सारे टैप फरजाद ने बंद कर दिए थे। पलट के उसे देखा तो वो सर से पैर तक मुकम्मल भीगी ठंड से लरस रही थी। बाहर जाओ और ड्रेसिंग में मौजूद हैं कपड़े, वहां जाके चेंज करो। वो थोड़ा नरमी से बोला। दिलकश ने हैरत से उसे देखा। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया था। फरजाद, और वो भी नरम लहजा। उसे लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। अब क्या ऐसे देख रही हो, जाओ। वो वापस अपनी टोन में बोला तो दिलकश गहरा सांस भरते मुतमईन होती कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए कि एकदम से फिसली। फरजाद ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे थाम लिया। उफ, ये तो फिल्मी सीन बन गया। दिल ही दिल में वो सोचती फरजाद को देखने लगी जो उसकी कमर में हाथ डाले उस पे झुका उसे थामे हुए था। दिलकश तो बस उसे देखे जा रही थी। आज पहली बार वो उसे इतने करीब से देख रही थी। उसके नैन नक्श बहुत प्यारे थे, बिल्कुल हीरो की तरह। बस खड़ूस की जगह थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि फरजाद ने उसे एकदम सीधा किया। होश में रह के चला करो। वो अपने दिल में उमड़ते जवान जज्बात को लगाम डालता खफकी से बोला। लेकिन इस बार उसकी आवाज में सख्ती ना थी। उसके हसीन सरापे से अपनी नजरें चुराए। लगता है मिस्टर हस्बैंड कुछ ज्यादा ही ताड़ रहे हैं मुझे। वो मुस्कुराई थी और ड्रेसिंग रूम में जाते अपने ढेरों ड्रेस देखती दंग रह गई। एक हल्का फुल्का सूट पहने वो बाहर आई तो फरजाद को बिस्तर पे नीम दराज देखते वो थोड़ा हिचकिचाई। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। अजीब साइको बंदा मिल गया है। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी। यहाँ आओ, बताता हूँ मैं कितना बड़ा साइको हूँ। वो उसकी बुड़बुड़ाहट सुन चुका था।
दिलकश को यकीन ना आया। नहीं तो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो मिनमिनाते काउच पे जा बैठी। रोमांस का तो तुम्हें बहुत पता है, सुहाग रात का भी काफी आइडिया होगा, है ना? वो बिस्तर से उठता उसके करीब चला आया। उस पे झुका था कि वो काउच पे पीछे होती पीछे जा गिरी। नहीं, मुझे नहीं पता, वो धड़कते दिल से बोलती उस हैंडसम लेकिन सड़ू शोहर को देखते घबराई थी। चलो मैं बता देता हूँ, आखिर तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, तुमसे ज्यादा नॉलेज रखता हूँ। बिस्तर पर चलते हैं, यहाँ मजा नहीं आएगा। वो उसे एक ही झटके में अपनी बाहों में उठा गया। दिलकश ने घबरा के उसके गले में बाजू हमायल किए, वो उसे लिए बिस्तर पर आया। अगले ही पल वो उस पर झुका तो दिलकश ने बेडशीट को मुट्ठी में दबोच लिया। दिल की धड़कनें सर पर दौड़ रही थी। वो उसके चेहरे पर झुकता उसके चेहरे पर अपनी फिंगर से ट्रेसिंग करने लगा, तो दिलकश ने उसका हाथ रोक लिया। तुम्हारी इतनी जुर्रत नहीं कि तुम मेरा हाथ रोक सको, चुपचाप सब बर्दाश्त करो। वो उसका हाथ जोर से परे छटकता अपने काम में मसरूफ अमल हुआ। उसकी धड़कनों पर दस्तरस हासिल करता वो उसकी बंद आंखों से टूटते मोती गिरते तकिए में जज्ब होता देख रहा था। उसके चेहरे पर फैले कर्ब के तासुरात पे वो लब भेंच गया और फिर उसके कान के करीब झुका। तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी फरजाद हसन शाह तुम्हें अपनी कुर्बत नहीं बख्शेगा, क्योंकि फरजाद शाह तुम्हें अपनी कुर्बत के काबिल ही नहीं समझता। वो सरगोशी के से अंदाज में घुराता एकदम पीछे हटा। दिलकश का वो हाल था जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। उठो यहां से और वहां जाओ जहां तुम्हारी औकात है। उसे काउच की तरफ इशारा करते वो बुरे तरीके से धुतकार गया। वो अपनी शर्ट दुरुस्त करती आंखों में ढेरों आंसू लिए उठी थी कि उठते हुए लड़खड़ा गई। वो बिस्तर पे गिरती कि फरजाद ने उसे बाजू से थामे सीधा खड़ा किया। ये ड्रामे किसी और के सामने करना। वो उसे काउच की जानिब धक्का दे गया। वो औंधे मुंह जाके उस पर गिरी, लेकिन वो सीधी ना हुई। उसका दिल दर्द की शिद्दत से फटने वाला हुआ था। वो औंधे मुंह ही गिरी, रोती चली गई। अपनी कमाईगी का एहसास शिद्दत से जागुजी हुआ। अम्मी, आपने कहा था कि एक दिन मुझे एहसास होगा कि आपका ये फैसला मेरे हक में बहुत अच्छा होगा, पर आप देखें तो आपका भतीजा क्या सलूक कर रहा है मेरे साथ। बाकी रिश्तों में माँ बाप औलाद को क्यों फरामोश कर देते हैं। वो शिद्दत क्रिया से हिचकियां ले रही थी। चुप करके सो जाओ, वरना मेरा दिमाग खराब हुआ तो रात वहां बाहर बालकनी में गुजारनी पड़ेगी। फरजाद की करख्त आवाज पे वो अपने मुंह पे हाथ रखे अपनी हिचकियों का गला घोंट गई। रात धीरे धीरे बीतती जा रही थी। सब कुछ इतना आसान न था जितना उसने सोचा था, और सबसे ज्यादा मुश्किल तो उसे अब पेश आने वाली थी, क्योंकि वो मासूम फरजाद हसन शाह को अपने दिल में बसा गई थी, उसकी दिलो जान से हो गई थी। अब उसका ये रवैया उसकी जान ले रहा था। पर एक बात तो तय थी, वो मर जाती लेकिन कभी अपने दिल को खोल के उस बेहिस शख्स के सामने न रखती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फजर की अजान कानों से टकराई तो उसके वजूद में हल्की सी जुम्बिश हुई। वो बिना किसी कंफर्टर के रात भर काउच पे सोई रही। ठंड से पूरा कमरा खनकी लिए हुए था। उसका पूरा जिस्म जैसे अकड़ गया था। उसने बमुश्किल आंखें खोली, लेकिन आंखों के पपोटे भारी महसूस हुए। सर में शिद्दत की टीस उठी। वो कराही थी, बमुश्किल करवट लेती सीधी हुई। ऐसा सलूक तो कोई दुश्मनों से भी नहीं करता। वो भारी होते सर के साथ उठी, लेकिन उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। नजर बेड पे गई, जहां वो बेहिस हिटलर मजे से ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहा था। दिलकश का जी चाहा जाके उसका गला दबा डाले, लेकिन वो छोटी सी कमजोर सी उस इतनी बड़ी जिसामत वाले मर्द से कहाँ पूरी डाल सकती थी। खुद को संभालते वो बाथरूम का रुख किए वुजू बनाती, नमाज अदा करने लगी। अल्लाह जी, इस शख्स को तूने मेरे नसीब में लिखा है, इसके दिल में भी मुझे लिख दे। वो न जाने कैसी दुआ मांग रही थी, पर उसे अब फरजाद जैसे बेहिस से मोहब्बत नहीं, जुनून की हद तक इश्क होने वाला था, और इस इश्क ने उसे खूब रुलाना था। नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे। फरजाद सीढ़ियां उतरता नीचे आ रहा था। उसके पीछे ही ढीले ढाले कदमों से उतरती दिलकश दिखाई दी। उसका सता हुआ चेहरा देखते तबस्सुम बेगम के चेहरे से मुस्कान सिमटी थी। क्या उनसे कोई गलत फैसला हो गया? उनके दिल पे जैसे किसी ने बुरी तरह वार किया था। माँ थी, बेटी के चेहरे पर मौजूद दर्द को वो बआसानी पढ़ गई। उनके दिल में दर्द की टीस सी उठी थी, और वो वहीं चकराते जमीन बोस हुई।
امی! دلکش کی چیخ گونجی۔ سبھی اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھنے لگے۔ دروازے کی دہلیز پہ تبسم بیگم بے ہوش ہو کر گری دکھائی دی۔ دلکش کو لگا اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ فرجاد 1 منٹ کی دیری کیے بنا ان کی جانب لپکا تھا۔ ان کی نبض چیک کی جو بہت ہی دھیرے چل رہی تھی۔ وہ فوراً انہیں اپنی باہوں میں اٹھائے باہر بھاگا۔ حسن صاحب بھی اس کے پیچھے ہی باہر لپکے، جبکہ دلکش ابھی بھی وہیں سکتے میں کھڑی تھی۔ اس کا دماغ ایک ہی نقطے پر اٹک گیا۔ میری امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ سلطانہ بیگم نے آگے بڑھ کر دلکش کو سنبھالا تو وہ ان کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تبسم بیگم کو ICU میں شفٹ کیا گیا۔ ان کا BP خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے۔ فرجاد دل ہی دل میں بری طرح بے چین تھا۔ ان کی نظریں وہ دلکش پہ دیکھتے وہیں سمجھ گیا تھا۔ وہ دلکش کے لیے ٹینشن لیتی بے ہوش ہوئی تھی۔ اندر ہی اندر اسے کہیں گلٹ سا محسوس ہوا۔ آپ کو پیشنٹ اندر بلا رہی ہیں۔ اچانک سے ڈاکٹر کی بات پہ وہ چونکا تھا۔ حسن صاحب نے اسے کاندھے پہ تھپکی دیتے اندر بھیجا، اور وہ اس کی تبسم بیگم سے آخری ملاقات تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے نہ ملنے کی کسک لی اس دنیا سے چلی گئی۔ فرجاد نے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ دکھی دل سے باہر آتا، باپ کو خبر دیتا، انہیں بھی رلا گیا۔ ابھی تو سب سے مشکل مرحلہ طے کرنا تھا، دلکش کو سنبھالنا تھا، جس نے اپنی ماں کی خاطر یہ شادی کی تھی۔ فرجاد کو یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میت کو گھر لے کے آئے تو حویلی میں ایک کوہرام مچ گیا۔ اچانک سے تبسم بیگم کی ڈیتھ نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ بیٹا دلکش کو سنبھال لینا، وہ نہیں سہن کر پائے گی، سلطانہ بیگم نے فرجاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے روتے کہا، تو اس کا دھیان ایک دم سے دلکش کی جانب چلا گیا جو اندر روم میں تھی۔ وہ سیڑھیاں تیزی سے چڑھتا اوپر کمرے میں گیا جہاں وہ جائے نماز بچھائے اپنی ماں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ فرجاد کو اندر آتا دیکھ وہ دل بڑا کرتی اس کے پاس آئی۔ میری امی! اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ فرجاد نے اس کا ہاتھ تھاما، سر نفی میں ہلایا۔ وہ بوکھلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جھٹک گئی۔ میری امی! دلکش پینک ہو رہی تھی۔ فرجاد نے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا لیکن وہ چیخ مار کے روئی اور پھر روتی چلی گئی۔ فرجاد اسے اپنے سینے سے لگائے خود بھی آنسو بہا رہا تھا۔ اسے سنبھالنا فرجاد کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ آپے سے باہر ہوتی خود کو بھی تکلیف دے رہی تھی اور اسے بھی، لیکن یہ وقت بھی گزر جانا تھا، پر گہرے زخم دے کے جانا تھا۔ آج تبسم بیگم کی ڈیتھ کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ دلکش کافی حد تک سنبھل گئی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ سلطانہ بیگم کا تھا۔ انہوں نے اسے بالکل بچوں کی طرح سنبھالا تھا۔ ابھی بھی وہ حویلی کے اس حصے میں تھی جہاں اس کی ماں رہتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایک خاص تعلق بن گیا تھا۔ وہ ماں کی ڈیتھ کے بعد زیادہ وقت وہیں رہتی۔ آج بھی وہ اپنی ماں کے گھر والے حصے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور فرجاد اندر داخل ہوا۔ وہ قرآن مجید کو اب غلاف میں رکھ رہی تھی۔ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگتے وہ قرآن مجید کو اپنی جگہ پہ رکھتے پلٹی تو فرجاد اس کے پیچھے ہی کھڑا دکھائی دیا۔ کافی دنوں بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ملال تھا، نہ جانے کس بات کا۔ دلکش نے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھا، جو بالکل خاموش اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیوں رہ رہی ہو؟ اس کے متوقع سوال پہ دلکش کے چہرے کو تلخ مسکان نے چھوا۔ اپنی حیثیت جانتی ہوں، اوقات نہیں آپ کے ساتھ رہنے کی، وہ کہتے ہوئے سر جھکا گئی۔ بھولو مت بیوی ہو میری، نکاح میں ہو میرے۔ وہ 1 انچ کے فاصلے پہ آتے رکا۔ آپ بھی جانتے ہیں یہ نکاح صرف آپ کی ضد تھی، مجھے نیچا دکھانے کی۔ وہ آپ کر چکے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا برا کریں گے؟ اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ میرے ساتھ یہ فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں، چلو۔ وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ ایک دم پینک ہوئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ اس کی طرف مڑتا غصہ ضبط کرتے بولا، جبکہ دلکش اب خاموش رہی۔ وہ ویسے ہی اس کی جان نکالے رکھتا تھا، اوپر سے اس کا یوں غصہ کرنا دلکش کو مزید ہراساں کرتا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو زبردستی وہاں سے لاتا حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ فرجاد بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی پھپھو ماریا نے راستہ روکا۔ جی، کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ تھوڑا تلخ ہوا، جبکہ اس کی پشت کے پیچھے دلکش چھپ سی گئی تھی۔ ارے بیٹا، دلکش کی ماں اچانک ہی اس دنیا سے چلی گئی، بہت افسوس ہوتا ہے، بیچاری اکیلی رہ گئی۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ اکیلی کیوں؟
वो आईब्रो इचकाते बोला, मैं हूं इसके साथ, इसका शौहर। दादी, शाह बीबी, अम्मा, बाबा, हम सब हैं इसके साथ। अकेली नहीं है ये। वो एक एक लफ्ज पे जोर देते बोलता, दिलकश का हाथ थामे पूरे हक से उसे अपने रूम में ले गया, जबकि मारिया फूफो लब भेज के रह गई। जो भी करना है उसी रूम में रह के करो, मुझे इस रूम से बाहर अब दिखाई न देना, वो सर्द लहजे में कह रहा था, जिसपे दिलकश चुप होती एक तरफ काउच पे जा बैठी। वो ऐसी तो ना थी, वो हंसमुख, शोखो, चंचल, शरारती, हंसना बोलना सब कहीं बहुत पीछे छोड़ आई थी। कल तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा, पढ़ाई दोबारा शुरू करो, मुझे जॉब करनी है। अचानक उसका जवाब सुनता फरजाद चौंका और उसकी जानिब मुड़ा। क्या बोला? क्या करनी है? वो वेस्ट पे हाथ रखे अपना गुस्सा जब्त करते बोला, मुझे जॉब करनी है। वो फिर से बोली, अच्छा, क्या जॉब करनी है तुम्हें? वो तमस्खुराना अंदाज में बोला, जो दिलकश को बहुत बुरा लगा। जानती हूं आप जितना पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन आपकी एज तक पहुंच के काफी ज्यादा पढ़ लूंगी। उसने अपना दुखी दिल एक तरफ रखते अपने हक में बोलना अपना फर्ज समझा। जॉब के साथ पढ़ोगी? वेल डन। जॉब कौन सी मिलेगी तुम्हें? वो भी सिर्फ 12 पास करने पे। वो अब भी उसका मजाक ही उड़ा रहा था। दिलकश को यही महसूस हुआ, कहीं भी मिल जाएगी, छोटी मोटी जॉब कर लूंगी, लेकिन मजीद आपके टुकड़ों पर नहीं पलना मुझे। शट अप दिलकश। वो धाड़ा था कि दिलकश एकदम सहम के पीछे होती चुप हो गई। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो उसके पास आता उसे अपने मुकाबिल खड़ा कर गया। दिलकश की आंखें नम हुई। क्या ऑलफोल सोचती रहती हो? बीवी हो मेरी, और आप मुझे बीवी नहीं मानते। वो फौरन उसकी बात उचक गई। बीवी ना मानता होता तो इस वक्त यहां ना खड़ी होती। दोनों ही में कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ना था। आइंदा ये दिमाग में जॉब का ख्याल ना आए तो बेहतर है। मैं तुम पे किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाना नहीं चाहता। ना चाहता हूं कि तुम मुझे मजबूर करो कि मैं कोई सख्ती करूं। चची जान का ख्वाब था कि तुम ढेर सारा पढ़ो, इसलिए तुम्हें पढ़ना है। अंडरस्टैंड? वो न जाने एकदम कैसे बोल गया। दिलकश ने सर उठा के उसे देखा। आपको कैसे पता? जितना कहा है वो सुन लो, सवाल जवाब मत किया करो। वो नजरें चुराता बाथरूम का रुख कर गया। माँ की याद शिद्दत से आई तो वो आंसू रोक ना पाई। फरजाद ने उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। सुबह खुद उसे कॉलेज ड्रॉप करता और वापसी पे ड्राइवर उसे लेने आ जाता। जिंदगी बहुत खामोशी से कटने लगी थी। दोनों एक कमरे में अजनबियों की तरह ना सही, लेकिन मियाँ बीवी की तरह भी ना रहते थे। बस जरूरत के तहत बात करते थे। सभी घर वाले इससे चाहत और मोहब्बत करते थे। दाजी और शाह बेगम तो उसको देख देख कर जीते थे। नहीं पसंद करती थी तो मारिया फूफो को वो नहीं पसंद थी। उनकी नजर में शायद उसने उनकी बेटी का हक खाया था। शाम के साए फैल रहे थे। सर्दी पूरे जोरों पर थी। नवंबर का एंड था। बारिशें भी शुरू हो चुकी थी। मौसम भी काफी ठंडा हो गया था। वो किचन में खड़ी गुलबानों के साथ पकोड़े बनाने में मसरूफ थी। सर्दी के मौसम में उसे पकोड़े बनाने का बहुत शौक चढ़ता था, और तबस्सुम बेगम भी उसकी इन छोटी छोटी ख्वाहिशों पर मुस्कुरा दिया करती थी। आज घर पे कोई नहीं था। दाजी, शाह बीबी, मारिया फुप्पो, बमा बेटी, सुल्ताना बेगम और हसन शाह सभी गांव गए हुए थे। वहां उनके जानने वालों की बेटी की शादी थी। सभी का जाना जरूरी था, लेकिन दिलकश पढ़ाई की वजह से ना जा सकी, जबकि फरजाद को ऑफिस में काम ज्यादा था। वो भी ना जा सका। वो पकोड़े लिए बाहर गार्डन में आ गए। सर्द हवाएं चल रही थी। फूलों की भीनी भीनी खुशबू को वो महसूस करती मुस्कुरा रही थी। शाम से रात होने को थी। सब मुलाजिम और मुलाजमाएं अपने अपने क्वार्टर में चले गए। वो पूरी हवेली में अकेली रह गई। एकदम से उसका दिल घबराया था। बाहर बारिश पूरे जोरों शोर से बरस रही थी। वो रूम में नहीं जा रही थी। अकेले रूम में जाने से उसे खौफ महसूस होता था। वो बाहर ही टीवी लाउंज में एलईडी लगाए बैठी वक्त गुजार रही थी, और दिल बेचैनी से फरजाद के वापिस आने की दुआ कर रहा था कि अचानक जोरदार बिजली चमकी और पूरी हवेली की लाइट्स बंद हो गई। हर सू अंधेरा छा गया। दिलकश दिल पे हाथ रखे अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बारिश अभी भी बरस रही थी, और थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमकती तो कुछ मंजर वाजे हो जाता। अब दिलकश का दिल खौफ से बुरी तरह भर गया था। उसे दरो दीवार से खौफ आने लगा। सारी अना और अकड़ एक तरफ रखते वो फरजाद को कॉल मिला गई, लेकिन उसका नंबर बंद था। दिलकश को लगा उसे हार्ट अटैक आ जाना है। बिजली फिर जोर से कड़की। वो चीख मारते कमरे की जानिब भागी। दरवाजा खोले वो अंदर जाते गहरा सांस भरती।
काउच पे जा बैठी थी। सहमी हुई वो इस वक्त छोटी सी बच्ची लग रही थी। काश मैं भी साथ चली जाती, यूं अकेली ना होती। मोबाइल की हल्की रोशनी में वो बाकायदा कामती रोए जा रही थी कि तभी दरवाजा खुला। दिलकश का सांस भी थमा था। आज वो काफी लेट हो गया था, ये जानते हुए कि हवेली में इस वक्त दिलकश अकेली है, फिर भी वो ऑफिस से वक्त पे ना निकल सका। अब रास्ते में बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम थी। मोबाइल पे चेक किया तो बैटरी लो। ये सब कुछ एक साथ ही क्यों होता था? आज अपनी लापरवाही पे फरजाद को गुस्सा आया। बेख्तियार उसे दिलकश का ख्याल आए जा रहा था। न जाने क्या कर रही होगी। उसके लिए उसका दिल असहद परेशान हुआ। अल्लाह अल्लाह करके जैसे ही वो हवेली पहुंचा, घुप अंधेरा था। रमजान, असमद, खैरदीन, वो सब मुलाजमों को आवाजें दे रहा था, लेकिन इस वक्त वहां चौकीदार के अलावा कोई नहीं था। शाह साहब, अचानक से खैरदीन बारिश में भीगता हुआ भागा हुआ अंदर आया। ये हवेली में अंधेरा क्यों है? शाह साहब, यूपीएस इस तरफ काम नहीं कर रहा। जनरेटर ऑन कर रहे हैं, शायद उसमें भी कोई मसला है, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। खैरदीन ने तफसील से आगाह किया। फौरन सब ठीक करवाओ। वो ऑर्डर देता अपने गीले बालों में हाथ फेरता अंदर की जानिब बढ़ गया। मोबाइल की रोशनी ऑन करते वो सीधा कमरे में आया। उसे अंदर आते देख दिलकश जो सहम के काउच पे छुपी बैठी थी, फौरन उठती उसके सीने से जा लगी। वो जो उसके लिए परेशान था, उसे यूं अपने सीने पे बेधड़क लगते देख वो उसके गिर्द अपना हिसार बना गया। एक ठंडक सी उतरी थी दिल में, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाया था। दिलकश, क्यों रो रही हो? वो उसे अपने सामने करते फिक्रमंदी से पूछ रहा था। मुझे डर लग रहा था, कोई भी नहीं था, वो हिचकियों से बोली, जबकि फरजाद को देख उसके अंदर सकून ही सकून भर गया। श्श, कुछ नहीं हुआ, कोई डर नहीं, मैं हूं ना, यही हूं तुम्हारे पास। वो अपनी आदत के बरक्स उसे अपने साथ लगाए उसके आंसू पोंछता तसल्ली दे रहा था। अंधेरा हो गया और बारिश भी। वो उसका हाथ थामे बोली कि तभी फिर से बिजली कड़की। वो फिर से चीख मारती उसके सीने में छुपी। उसका यूं बार बार अपने सीने में समाना महसूस करते फरजाद के दिल के तार छिड़े। जवां मर्द था और कमसिन बीवी, महरम थी और पूरा हक रखता था। इतने अरसे से दूरी बनाए हुए था तो सिर्फ अना और जिद में, लेकिन तबस्सुम बेगम के जाने के बाद वो सब कुछ खत्म कर गया था। वो खुद भी नहीं जानता था वो उससे बहुत अजीज हो गई थी। उसके आंसू फरजाद के दिल पे गिरते थे। अभी वो मजीद उसे कुछ कहता कि लाइट ऑन होगी। लो आ गई लाइट। वो मुस्कुराया था कि उसका डर खौफ जायल हो सके। वो भी थोड़ा हिचकिचाती पीछे हट गई। मैं तो गीला था, तुमने भी खुद को गीला कर दिया, चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। वो उसे नर्म निगाहों से देखता कबर्ड से अपना ड्रेस निकालने लगा तो वो खजल सी होती खुद भी उसके पीछे कबर्ड की जानिब बढ़ी। वो डर जो थोड़ी देर पहले उसकी रूह में सरायत कर गया था, अब फरजाद के होने से वो कहीं दूर जा सोया था। छींकते हुए मुसलसल वो अब तंग पड़ गया था। ये लें। फरजाद जो लैपटॉप पे काम कर रहा था और ठंड लगने से छींके भी जा रहा था, अपने पास दिलकश की आवाज सुनते वो सर उठाकर उसे देखने लगा। ये। वो उसके हाथ से गर्म दूध का गिलास लेता थोड़ा मुस्कुरा के हैरान हुआ। आपको ठंड लग गई है, ये पिए फिर मेडिसिन ले लें और रेस्ट करें। आज वो बिल्कुल बीवियों की तरह बिहेव कर रही थी। फरजाद को उसका ये ख्याल करने वाला अंदाज बहुत अच्छा और अलग अलग लग रहा था, जैसे वो एक मेच्योर लड़की को अपनी जिंदगी में चाहता था। वो मेच्योरिटी जाहिर कर रही थी, पर वो मुस्कुराती क्यों नहीं थी? वो उसे तंग भी नहीं करती थी, शरारतें भी नहीं करती थी। फरजाद ये सब मिस करता, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहता था। थैंक्स। वो उससे दूध लेता लबों से लगा गया। उसे काफी सुकून मिल रहा था। आपको रेस्ट करनी चाहिए। बाहर बारिश का जोर टूट गया था। रूम हीटर ऑन था। कमरा अच्छा खासा हीटअप हो चुका था, इसलिए अब उन्हें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? फरजाद ने बातों का रुख मोड़ा। ठीक ही, वो मुंह बनाते बोली। कोई मसला तो नहीं? वो उसकी बेतवज्जी देखते थोड़ा सोचने लगा। मसला तो है। मैं पढ़ाई के साथ जॉब भी करना चाहती हूँ, पर मुझे ये भी पता है कि आप इजाजत नहीं देंगे। वो दिल महसूस के रह गई। तुम जॉब क्यों करना चाहती हो, जबकि मैंने कहा कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है? फिर? जानती हूँ, लेकिन मुझे शौक है ना, मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, वो पुरजोश अंदाज में बोली। हम्म। वो पुरसोच अंदाज में उसे देखने लगा। ठीक है, फिर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लो। वो फैसला करते बोला। अपना ऑफिस? हाँ, अपना ऑफिस, मेरे साथ ऑफिस चलो। सिंपल। सुबह कॉलेज जाओ, शाम को ऑफिस आ जाया करो। वो उसकी आसानी के लिए सारे मसले ही हल कर गया। आप सच कह रहे हैं? आप वाकई मुझे अपने साथ ऑफिस में? वो बेयकीन हुई। हम्म।
اس میں اتنا اچ وہ پھر سے چھینک مارتے ٹشو سے اپنی لال ناک صاف کرتے اسے دیکھنے لگا۔ آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں، پلیز اٹھیں، ریسٹ کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیے ایک طرف رکھتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ فرجات نے اسے کلائی سے تھامے کھینچتے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کی نظروں کا گہرا تصادم ہوا۔ اگر اتنا خیال کرنے لگو گی تو اس دل کو بے قابو ہونے سے بچا نہیں پاؤں گا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ دلکش کا دل بری طرح دھڑکا، پلکیں بھاری ہوئیں۔ وہ اسے بہت مزے سے ساتھ لیے بیٹھا نہا رہا تھا۔ آپ کو نیند نہیں آئی؟ وہ اس کی نظروں سے پزل ہوتے بولی۔ آج سونے کا جی نہیں چاہ رہا، وہ اس کی جانب دیکھتے مسکراتے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ دلکش کا دل پسلیوں سے ٹکرے مارتا پاگل ہونے کو تھا۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اسے تھوڑا قریب کرتے بولا تھا۔ نہیں تو، وہ گھبرا بھی رہی تھی لیکن مان بھی نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے خود سے قریب کر گیا۔ فرجاد، آپ کی طبیعت، وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کرتے شرماتے ہوئے بولی۔ تم ہو نا ٹھیک کرنے کے لیے؟ وہ جیسے آج بے خود ہو رہا تھا، اپنے مقابل لڑکی کی قربت کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ اس کی جانب دیکھ اس پہ جھکتے وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ فرجاد، وہ منمنائی، لیکن وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا اس کے ماتھے پر دہکتے لب رکھ گیا۔ دلکش نے بے اختیار اس کا ماتھا چھوا اور پھر اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنی گردن پہ محسوس کرتے وہ گہرا سانس بھرتے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اسے مزید مدہوش کرنے لگا۔ فرجاد، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، میرے ہر درد کی دوا ہو تم۔ وہ اسے آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کی کہ اگلے ہی پل پھر سے چھینک آئے۔ وہ ایک دم سے پیچھے بیٹھ پہ گرتا چھینکتے دور ہٹا تھا۔ آپ اپنی حالت دیکھیں اور ریسٹ کریں۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس ہوتی خفکی سے بولی۔ ہرگز نہیں، مجھے آج تم چاہیے، ہر حال میں۔ وہ اسے پھر سے خود سے قریب کر گیا اور پھر اسے خود سے محسوس کرتے وہ مسکرایا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ آپ کے اندر ہمت نہیں ہے اور آپ، وہ غلطی سے غلط الفاظ کہتی اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار گئی۔ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ مینس پاور، وہ کہتے ہوئے اس کی سانسوں کو ایک دم سے ہی چرا گیا۔ دلکش سانس بھی نہ لے پائی، وہ بری طرح اس کی سانسوں سے لپٹ گیا تھا، جبکہ دلکش تو اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو ہی شمار نہیں کر پا رہی تھی۔ ساتھ دو گی تو کم اگریسو ہوں گا، ورنہ مجھے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنی بات سے اس کو آنکھیں میچنے پر مجبور کر گیا۔ فرجاد، وہ ٹوٹ ٹوٹ کے اس کا نام بار بار لیتے اسے مزید مدہوش کر رہی تھی۔ کچھ بخار کا اثر تھا، کچھ قربت کا نشہ۔ وہ بہکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھتے تو وہ ایک سسکی بھر گئی۔ وہ شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتا وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھانے لگا۔ وہ اپنا سانس سینے میں ہی روک گئی۔ اس کا پورا جسم تپا ہوا تھا جیسے دہکتا انگارہ۔ پل ہی میں وہ دونوں پسینے میں نہا گئے۔ فرجاد کے جسم سے پسینہ گرتے اسے نٹھال کر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، جیسے وہ آج دلکش کو تسخیر کر کے ہی دم لینا چاہتا تھا۔ وہ جو اس کو ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا، اس کی روح میں سماتا اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ اس کی خراب طبیعت کی وجہ سے اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، لیکن وہ یوں جیسے دہکتا انگارہ بنا ہوا تھا۔ لیکن اس کے عمل نے دلکش کو بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ جیسے اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ وہ جس قدر اس میں سما رہا تھا، دلکش کی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ گہرا سانس بھرتا وہ اسے خود سے لپٹا کے، تم ٹھیک ہو دل؟ وہ آنکھیں میچے سینے میں بھینچے محبت سے لبریز لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اپنی سراسیمگی حالت کے باوجود وہ لرزتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ تم نے مجھے جو سکون دیا ہے اس کے بعد میں بالکل پرسکون ہو گیا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے محبت سے آنکھیں نیموا کرتے بولا۔ وہ شرما کے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ وہ اس کے بالوں پہ لب رکھ گیا۔ اللہ نے واقعی میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے میں سکون پوشیدہ رکھا ہے۔ اس بات کی سمجھ پہلے نہ کبھی آئی، آج تم قریب آئی تو احساس ہوا، تم میں واقعی سکون ہے۔ بہت بے چین تھا میرا دل۔ دل، وہ اسے دل کہہ کے مخاطب کر رہا تھا، اور اس کے بار بار دل کہنے پر دلکش کا دل بار بار دھڑک رہا تھا، پر آج تم نے اسے پرسکون کر دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کی پلکوں پہ باری باری لب رکھتا شکریہ ادا کر رہا تھا، جبکہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ جو آگ کی بھٹی بنا ہوا تھا اب کافی ٹھنڈا اور نارمل ہو گیا تھا۔ آپ آرام کریں فرجاد، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ٹھیک ہوں میری جان۔
وہ گंभीर लहजे में बोलता नींद में जाते हुए उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। दिलकश को लगा जैसे वो बुखार के जेर असर होता कुछ भी बोले जा रहा था। शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा है, और यही शख्स जब सुबह उठ के हर बात से मुकर जाने वाला था, तब दिलकश के दिल पे क्या बीतने वाली थी, ये वही जानती थी या उसका अल्लाह। सुबह दोनों काफी देर तक सोते रहे। फरजाद की ही आंख खुली थी। उसने कसमसा के अपने पास सोई दिलकश को देखा। एक पल को तो उसे समझ ही ना आया वो उसकी शर्ट पहने क्यों उसके साथ लेटी है। जहन पे काफी जोर दिया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। उसका सर दर्द की शिद्दत से फटने लगा। धीरे से दिलकश का सर अपने सीने से हटाता कंफर्टर पीछे करता उठा, लेकिन अगले ही पल ठटक के रुका। उसकी बिखरी हालत सारी कहानी सुना रही थी, लेकिन बदकिस्मती से फरजाद को कुछ भी याद ना था। वो अपने जहन पे जोर डालता उठता बाथरूम में घुसा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो दिलकश के करीब भी जा सकता है। शायद रात को तबीयत बहुत खराब थी। मुझे होश नहीं रहा, लेकिन वो होश में थी। उसने मुझे क्यों नहीं रोका। शावर के नीचे खड़ा वो ग्लास वॉल पे मुक्के बरस आ गया। बाथरूम पहने वो बाहर आए तो दिलकश जाग चुकी थी। जब फरजाद को रूम में आता देख उसके हाथ थम गए। दिल की धड़कन भी तेज हुई, लेकिन फरजाद उसे नजरअंदाज करता कबर्ड से अपना ड्रेस लेते ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ। उसका ये अंदाज देखती दिलकश का दिल किसी अनहोनी के अंदाज में धड़का था। फरजाद, फरजाद रुके, मेरी बात सुने। वो जो शावर लेती बाहर आई थी, लेकिन फरजाद को रूम में ना पाकर बाहर आई तो वो ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। उसने फरजाद को पुकारा तो वो एक पल को रुकता उसकी जानिब सवालिया नजरों से देखने लगा। आप बिना कोई बात किए जा रहे हैं, नाश्ता भी नहीं किया। वो सीढ़ियां उतरती नीचे आती धीरे से बोली। पहली बात दिलकश, मेरे साथ बीवियों की तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, तुम अच्छे से जानती हो मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद हूं, इसलिए मुझे मत बताओ कि फिर तो आप रात की हमारी वेडिंग नाइट भी फरामोश कर चुके होंगे। वो नम लहजे से बोली। कुछ पर यूं ही खामोशी छा गई। मेरा नहीं ख्याल कोई जोर जबरदस्ती हुई होगी और तुमने कोई आर्ग्यूमेंट किया होगा। उसके लिए मुझे किसी किस्म का ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं होश में नहीं था, पर तुम होश में थी। मुज़ाहमत कर सकती थी, लेकिन तुम। आपको देर हो रही है फरजाद शाह, आपको जाना चाहिए। वो स्पॉट अंदाज में दिल पे पत्थर रखे बोली। उसकी आंखों में क्या कुछ न था, टूटे ख्वाब की किरचियां, दर्द कर्ब, लेकिन अफसोस नहीं था। फरजाद पर लटता बाहर निकल गया और पलकों पे ठहरे आंसू गालों पर बहने लगे। उसे अंदाजा न था कि फरजाद इतनी जल्दी सब फरामोश कर देगा, लेकिन अब वो सोच चुकी थी। मरती मर जाएगी, लेकिन कभी उस शख्स के नजदीक नहीं जाएगी। मर्द था ना, तोता चश्म बन गया। सच कहते हैं औरत मर्द पे बहुत जल्दी असर करती है, और मर्द दिनों में नहीं घंटों में पागल हो सकता है, जबकि मर्द औरत पे बहुत देर बाद असर करता है, और इतना गहरा असर करता है कि वो सारी जिंदगी संभल नहीं पाती। यही वजह थी कि उस दिन के बाद से फरजाद तो अपनी लाइफ में ऐसा बिजी हो गया कि वो भूल ही गया कि कोई दिलकश नाम की लड़की उसकी बीवी भी है। वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर मुल्क चला गया। सब घर वाले अब भी उसे इतनी ही इज्जत और प्यार देते थे, लेकिन उसके अंदर क्या कुछ टूट चुका था, ये सिर्फ वही जानती थी। और इन्हीं दिनों उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। सुल्ताना बेगम उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई तो उनका शक सही निकला, वो प्रेग्नेंट थी। सभी बहुत खुश हुए और सदका खैरात तकसीम किया गया, पर दिलकश ने सबको अपनी कसम देकर मना कर दिया कि कोई भी फरजाद को ना बताए, वो खुद उसे सरप्राइज देगी। और जब वो वापस लौटा तो सब कुछ धरा का धरा रह गया। उसके साथ हवेली के अंदर दाखिल होती लड़की को देख सभी दंग रह गए। ये कौन है फरजाद? दाजी ने आगे बढ़ के कड़कदार लहजे में पूछा। नैना, मेरी दोस्त और होने वाली बीवी। उसके अल्फाज ने सबको हकदक कर दिया। तुम होश में तो हो फरजाद? क्या बोल रहे हो? दिलकश, दिलकश भी मेरी बीवी है। मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन नैना मेरे मिजाज के मुताबिक है, मेरी फ्रेंड है, तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 2 शादियां। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी को एतराज होना चाहिए। वो सख्त लहजे में कहता है, गहरी निगाह दिलकश पे डालता रुख फेर गया। दिलकश की आंखें नम हुई, लेकिन चेहरे पे एक जख्मी मुस्कान ने अहाता किया। मैं तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा फरजाद। दादी गुस्से से भड़के। मुझे आपकी इजाजत नहीं चाहिए दादी। मैं छोटा सा बच्चा नहीं हूं, अपना अच्छा बुरा खुद सोच समझ सकता हूँ। वो कतई अंदाज में कहता नैना की जानिब मुड़ा। गुल, नैना को गेस्ट रूम में ले जाओ। पास खड़ी मुलाजमा से कहा तो वो नैना को लिए वहां से गेस्ट रूम की जानिब बढ़ गई। तुम गलत कर रहे हो, हसन साहब ने अफसोस से सर हिलाया।
मुझे पता है बाबा मैं क्या कर रहा हूँ। इतना कहता वो सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया और तब सबको दिलकश ने अपनी कसम देकर इस मामले में चुप रहने को कहा। वो नहीं चाहती थी कोई भी फरजाद की खुशियों में रुकावट बने और फिर उसकी प्रेगनेंसी की खबर किसी ने भी फरजाद को देना जरूरी ना समझा। उसने सबका दिल दुखाया था। वो सबको उसके लिए राजी करती रूम में आए तो वो हमेशा की तरह लैपटॉप पे काम करता दिखाई दिया। बेदहानी में ड्रेसिंग के सामने खड़े होते उसका हाथ अपने पेट को छू गया। उस खुशी को महसूस करके वो जी उठी थी, लेकिन फरजाद ने उसे फिर से मुर्दा कर दिया था। बहुत मसला है सबको मेरी दूसरी शादी से, यकीनन तुम्हें भी होगा। वो एक आईब्रो उचकाते बोला तो दिलकश मुस्कुराते हुए उसके पास जा खड़ी हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत पहले अंदाजा हो गया था आप एक दिन दूसरी शादी करेंगे। खैर, कोई भी मसला क्रिएट नहीं होगा, आप अपनी शादी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ये कमरा मैं भी बहुत जल्द खाली कर दूंगी। वो एक नजर कमरे को देखती खालीपन से बोली, तुम्हें किसने कहा नैना रुखसत होकर इस कमरे में आएगी? उसके लिए ऊपर अलग पोर्शन बनवा रहा हूँ। डोंट वरी, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। काश, उसकी बात पे बेख्तियार दिलकश के लबों से निकला। नहीं, अब चाह नहीं है फरजाद। मैं सब कुछ छोड़ के पीछे हट रही हूँ। आपको कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। वो सख्त लहजे में कहती पलट गई, जबकि उसका ये अंदाज देखता फरजाद थोड़ा उलझा। घर भर में नैना और फरजाद की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सुल्ताना बेगम के साथ जाके उसने नैना के लिए खूब शॉपिंग की। उसकी मेहंदी, बारात, वलीमा, सबके ड्रेसेस, ज्वेलरी एक से बढ़ के एक खरीदा। सुल्ताना बेगम उसे यूं देख बस रो देती। ताई अम्मी जानती हैं हर लड़की का अरमान होता है, उसकी मेहंदी हो, बारात आए, उसे दूल्हा लेके जाए। लेकिन सबके अरमान पूरे नहीं होते। वो दुखी दिल से बोलती, मुस्कुरा भी रही थी। नैना उस लड़की का हौसला देखती दिल ही दिल में गिल्ट महसूस कर रही थी। कल मेहंदी थी और सब तैयारी खुद दिलकश ने की। नैना को मेहंदी भी उसी ने लगाई थी। उसकी हथेली पे फरजाद का नाम लिखते एक आंसू पलकों से गिरा था, जिसे वो बहुत तरीके से साफ कर गई। मैं आती हूँ। अब बर्दाश्त हद से बाहर हो गई तो वो वहां से उठ गई। सबको छोड़ के वो छत पे चली गई। वो रोना चाहती थी अकेले में छुप के। ना रोती तो घुट घुट के मर जाती। रात की तन्हाई में अकेले वो छत पे बैठी घुटनों में सर्दी बिलक बिलक के रोती माँ को याद कर रही थी। आज वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। काश अम्मी आप आज जिंदा होती, देखती आप कितना अच्छा फैसला था आपका। वो अपनी हथेली को देखती हिचकियां ले रही थी, जिसपे फरजाद के नाम की मेहंदी लगाने की उसे हसरत ही रह गई। रो के दिल का बोझ हल्का करके वो आंसू पोंछते उठी थी कि बुरी तरह चकरा के पीछे गिरी। पर उसी लम्हे फरजाद ने ऊपर आते उसे गिरते देखा तो फौरन थाम लिया। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, पर खुल नहीं रही थी। वो उसे अपनी बाहों में भरे नीचे ले आया। रूम में लाता उसे थपकियां देता होश दिलाने लगा। उसे पानी पिलाया तो कुछ होशो हवास जागे। मालूम भी है इस हाल में हो, फिर क्यों अकेली छत पे जाके मातम मना रही थी? वो उसे गुस्से से डपट गया। उसकी बात सुनती वो चौंकी। क्या फरजाद को पता लग गया? ऐसे क्या देख रही हो? बंदा जरा अपने कान और आंखें खुली रख ले तो ना खुद अजियत का शिकार हो ना दूसरा गिल्ट में जाए। वो उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने सीने से लगा गया। पागल, फरजाद शाह की जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की रह सकती है, दिलकश, मेरी जिंदगी का नूर। अब इन नजरों से ना देखो मुझे। वो उसकी नाक की टिप पे लब रख गया। और वो नैना, दिलकश उलझी। उसकी आज मेहंदी है और कल निकाह, लेकिन वो मैं नहीं हूं। बुद्धू, मैंने तो वो सब नाटक किया था। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई तो मैंने सोचा तुम्हें भी थोड़ा सबक सिखाऊं। वो उसकी जानिब देखते मुस्कुराते हुए बोला, आप झूठ बोल रहे हैं। सच कह रहा हूं, सबको पता लग गया था हवेली में सिवाय एक तुम्हारे, क्योंकि तुम तो कान और आंखें सी के बैठी थी। वो उसके सर पे हल्की सी चपत लगाते प्यार से बोला, मतलब आप नैना से शादी नहीं कर रहे? वो अब भी बेयकीन थी। क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? एक मिनट। वो उससे मोहब्बत भरे अंदाज में खुद से करीब कर गया। वो जो इतने दिनों से रात को उसके सोने के बाद ये सब किया करता था, आज दिल से उसे एहसास दिला के उसे अपने लम्ब से महका रहा था। दिलकश के पेट में तितलियां रक्स करने लगी थी। वो अपने लम्ब से उसको महकाता जा रहा था। दिलकश आंखें बंद किए उसका लम्ब अपने पेट पे महसूस करती गहरे सांस भर रही थी। कितना इंतजार किया मैंने कि शायद अब बता दो, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। बताना था पर आप उसको साथ ले आए, वो नरूठे अंदाज में बोली। वो प्लान बाद का है, तुम प्रेग्नेंट पहले हुई। वो अब की बार माथे पर बल डाले बोला, मैं तो सरप्राइज देने वाली थी।
میرا سرپرائز کیسا لگا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ اس کے سینے سے لگتے دل سے مسکرائی۔ غلط فہمیوں اور دکھوں کے بادل چھٹے تو ہر منظر صاف اور واضح دکھائی دینے لگا۔